बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी क्विकली जो है वो 18th अमेंडमेंट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, यानी हम जो 18वीं तरमीम है उस 18वीं तरमीम के जो है वो कुछ की पॉइंट्स देखेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो अगर हम देखें 18वीं तरमीम जो है वो कब पास हुई, तो वो हुई जी अप्रैल 2010 को, यानी 2010 को जो है वो पीपीपी का जब दौर था, पीपल्स पार्टी का, तो उसमें पास हुई। इसी वजह से पीपल्स पार्टी आप अक्सर देखते हैं कि वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउडली कहती है कि भाई उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट को दोबारा से जो है वो हकीकी सुपरमेसी दी, तो उन्होंने जो है पास की, उस टाइम पे उनके टेन्योर में पास हुई। अब इसका जो की रीज़न था वो 18th अमेंडमेंट को पास करने का, वो क्या था जी? पार्लियामेंट्री पावर को रीस्टोर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको समझना पड़ेगा। यानी जो 58(2)B हमारी क्लॉज थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ये कहती है कि जो असम्बली है, ठीक है, उस असम्बली को जो तोड़ सकता है वो प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट ही तोड़ेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर तोड़ेगा। लेकिन ये पावर जो है ये चेंज कर दी गई थी, जो कि प्रेसिडेंट के पास थी, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो असम्बली तोड़ सकता है। यानी जब ये पावर जो है 58(2)B की सदर के पास होगी, तो उस टाइम पे मुल्क के अंदर जो निज़ाम होगा वो हम ये कह सकते हैं कि वो सेमी प्रेसिडेंशियल है, यानी आधा जो है वो सदारती निज़ाम है। हम उसे ये कह सकते हैं आधा सदारती निज़ाम। नॉर्मली जो है हमारा, जो अगर हम सिस्टम की बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन ये सेरेमोनियल हेड है, ये सिर्फ बराए नाम सदर साहब हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन जब उनके पास ये पावर होगी 58(2)B की, तो उस टाइम पे ये सदर साहब जो है वो पावरफुल होंगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है उसकी जो सुपरमेसी है उसको रिस्टोर किया गया इस 18th अमेंडमेंट के अंदर। अब ज़रा इसके बैकग्राउंड को समझिए ताकि आपको ज़रा समझ आए कि 18th अमेंडमेंट क्यों जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट और बार बार इसका जिक्र किया जाता है। ठीक है, और दो टाइम्स का जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक तो तब किया जाता है जबकि हम ये कह सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि सदारती निज़ाम आए, तो सदारती निज़ाम में बहुत से लोग कहते हैं भाई सदारती निज़ाम नहीं आ सकता क्योंकि 18 अमेंडमेंट जो है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिर आएगा। दूसरा तब कहा जाता है जब भी जो है वो एहतसाब वगैरह हमारे मुल्क में होता है ख़ास करके, तो फिर जो प्रोविंशियल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं और वो कहती हैं भाई 18 अमेंडमेंट है, हम सूबे आज़ाद हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इन दो बातों के ऊपर शोर किया जाता है। अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, यानी इसका पस मंज़र क्या है, तो देखिए ये जो एक इशू है, इशू क्या है एक्चुअली में कि भाई सदर जो है वो पावरफुल है या फिर जो है वो वज़ीर आज़म साहब पावरफुल हैं। ये लिंक करता है एक सिस्टम के साथ। अब आपने उस सिस्टम को ज़रा समझना है कि हमारा जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो पाकिस्तान है जी, वो पाकिस्तान जो है वो एक पार्लियामेंट्री स्टेट है। ये बात ज़रा समझिएगा। अगर पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री स्टेट है तो इसका मतलब जितनी जो पावर्स हैं, जो ताकत का सरचश्मा है वो क्या है जी? वो वज़ीर आज़म होगा। वो सारी ताकत वज़ीर आज़म के पास होगी, और वज़ीर आज़म क्योंकि असम्बली का हेड है तो इस वजह से इसका मतलब जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम होगी, और पार्लियामेंट के पास ही जो है वो सारी पावर्स होंगी, ना कि सदर के पास पावर्स होंगी। क्योंकि सदर जो है वो पार्लियामेंट का नुमाइंदा नहीं, बल्कि सदर तो वफाक की इलामत है, वो तो एमएनए भी नहीं है। ठीक है, वो तो जो है ना किसी पार्टी का नहीं होता कि पार्टी का ही है, लेकिन वो रिजाइन करके आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सारी पावर है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर पार्लियामेंट को देता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, और हम जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं। और ये क्यों देता है? क्योंकि जब हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, देखिए इससे पहले भी दो कॉन्स्टिट्यूशन आए। ज़रा बात को समझिएगा कि जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम पे 1935 का इंडियन एक्ट जो है वो आर्जी तौर पे लागू किया गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई 1949 के अंदर, 1949 में पास हुई। उसके बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो आया वो आया जी 1956 के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो आया वो 1962 के अंदर आया। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं चल सके सिर्फ इस वजह से कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी थी वो इसके अंदर काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जो पार्लियामेंट थी वो उसकी सुपरमेसी चैलेंज हो रही थी। तो इसी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1973 का, इसमें ये बात इंश्योर करने की कोशिश की गई थी कि जो पावर्स होंगी वो सारी पार्लियामेंट के पास होंगी। अब ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कई बार कि पार्लियामेंट के पास क्यों होंगी। अगर हम सदारती निज़ाम चाहें तो क्यों नहीं बना सकते? तो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो हमारा मुल्क है एक्चुअली में वो एक फेडरल स्टेट की टाइप का मुल्क है। अब फेडरल स्टेट की टाइप से मुराद ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी आइडियोलॉजी तो सेम है, लेकिन उसके सूबे जो हैं वहां पे लिसानियत है, रेसिज्म है। देखिए हमारे पास सिंध है, बलूचिस्तान है, ठीक है, केपीके है और पंजाब है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पे बसते हैं। सिंध के लोग कुछ और तरह के हैं, बलूचिस्तान के कुछ और, पंजाब कुछ और, केपी कुछ और, इनकी ट्रेडिशंस, इनके कल्चर डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो इनको मिला के पाकिस्तान बनाया गया एक आइडियोलॉजी के ऊपर, एक नजरिए के ऊपर। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम पाकिस्तान में शामिल तो होंगे लेकिन हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें जो है वो आज़ादी चाहिए कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एंजॉय कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का मुल्क नहीं, एक तरह के लोगों का मुल्क नहीं। इस वजह से हमें जो है फिर हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया, अदर देन दैट को सदारती को चूज करते गो कि सदारती ज्यादा कामयाब रहा लेकिन पार्लियामेंट्री को चूज किया गया। अब ये इशू अभी से नहीं, जब पाकिस्तान नहीं बना था, इवन जब हिंदुस्तान था, मुश्तरका हिंदुस्तान, उस टाइम की भी अगर हम बात करें तब भी यही प्रॉब्लम्स थे कि हमेशा जो गोरे जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हिंदुस्तानी उसे रिजेक्ट कर देते। सिर्फ क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी कहते भाई इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, यानी सूबाई आज़ादी उन्हें नहीं मिलती थी और सारे का सारा सेंट्रल से कंट्रोल होता या वाइसराय कंट्रोल करता। तो ओबियसली ये बात जो है वो सूबों को बर्दाश्त नहीं थी कि सारे के सारे इख्तियारात जो है वाइसराय के पास हों या सेंटर के पास हों। तो ये तब से इशू था, क्योंकि हिंदुस्तान भी जो है वो मल्टी कल्चरल मुल्क है, तो इसी तरह पाकिस्तान भी है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के मल्टी कल्चरल होने की वजह से, मल्टी डायमेंशनल होने की वजह से जो है फिर एक जो है वो सिस्टम लाया गया वफाकी निज़ाम का, और उसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लाया गया। यहाँ तक अब बात समझे हैं। तो इसलिए 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि भाई कैसा हो, चाहे आवाम चाहती हो ना, लेकिन पार्टीज ये चाहती थी, क्योंकि सूबों से ताल्लुक था उनका, किसी का सिंध से, किसी का बलूचिस्तान से, तो फिर वो उन्होंने ये चाहा। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में पार्लियामेंट्री है, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वज़ीर आज़म को सपोर्ट करता है, उसकी पावर को सपोर्ट करता है, सदर को नहीं करता। लेकिन हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगते थे, तो ज़ियाउल हक साहब जो थे उन्होंने 8th अमेंडमेंट की 1985 के अंदर, ठीक है। और 8th अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ये सारी की सारी पावर्स खास करके 58(2)B की अपने पास लेके चले गए और वज़ीर आज़म से इख्तियारात लेके सदर को दे दिए, यानी खुद को दे दिए, क्योंकि वो खुद सदर थे उस टाइम पाकिस्तान के। तो उन्होंने ये चेंज किया और ये चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पार्लियामेंट्री से एक किस्म का सेमी प्रेसिडेंशियल बना दिया और प्रेसिडेंट को पावर्स दे दी, ठीक है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट तो हो के आ नहीं सकते थे, ऑब्वियसली वो एक आर्मी चीफ थे, तो एमएनए तो बन के आने से रहे वो। उसके बाद फिर 13th अमेंडमेंट जो है पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ साहब ने 1997 में की और दोबारा से ये पावर्स रिवर्स कर दी और फिर से वज़ीर आज़म की पावर को बहाल कर दिया। लेकिन फिर से 17th अमेंडमेंट जो है वो सामने आई, जनरल मुशर्रफ साहब ने जो की 2003 के अंदर, और फिर से रिस्टोर कर दी सदर की पावर को, क्योंकि जितने भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं हमारे मुल्क में वो सदर थे। तो जाहिर बात है उन्होंने अगर अपनी पावर को प्रैक्टिस करना था तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो मार्शल लॉ को सपोर्ट करता नहीं। तो फिर उन्होंने जो है फिर वो सदर को ही पावर्स देनी होती थी। तो यानी कि ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया, 8th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इसको अपने पास लिया, सारी पावर को सदर को दिया। फिर 13th अमेंडमेंट के थ्रू जो है पीएमएलएन ने इसको रिवर्स कर दिया, फिर से मुशर्रफ साहब ने इसको रिवर्स किया, रिस्टोर किया 2003 के अंदर और सदर को पावर्स दे दी। और अगेन जो है फाइनली जिसको अभी हम कह रहे हैं वो 18th अमेंडमेंट है, जिसके अंदर जो है वो 2010 के अंदर दोबारा से सारी की सारी पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वापस कर दी गई और प्राइम मिनिस्टर ही जो है असेंबली डिसॉल्व कर सकता है और फिर से सदर को सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट का ही दर्जा इस टाइम पे हासिल है, ठीक है। तो फाइनली यानी इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। अब एक्चुअली में जैसे मैंने कहा कि पावर ट्रांसफर हो गई प्रेसिडेंट से सदर के वज़ीर आज़म के पास। अब वज़ीर आज़म जब एडवाइस करेगा तो असेंबली टूटेगी। इसका मतलब ये है कि सदर अब जो है वो बेजान हो गया, अब उसका कोई जो है ना इतना रोल बाकी बचा नहीं, सिवाय इसके कि वो सिग्नेचर करेगा और कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से करेगा, खुद से नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बहाल हो गया। अब ये एक अलग डिबेट है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं वो एक अलग है, वो उसके ऊपर अपनी राय रख सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो वहाँ पर मैं डिबेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो अभी डिबेट का हिस्सा नहीं है, फ़ायदा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी की फीचर्स की, कि ये जो 18th अमेंडमेंट है इसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया और क्या क्या जो है वो चीज़ें चेंज की गई। एक्चुअल में जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एक्चुअल पर्पस था, जो सबब था इसका, वो क्या था, वो था ताकत को नीचे की सतह पे लेके आना। यानी एक तो ताकत को वज़ीर आज़म को देना, और जब हम वज़ीर आज़म को ताकत देंगे वफाकी निज़ाम के अंदर, फेडरल सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वफाकी निज़ाम में फिर क्या होगा, वफाकी निज़ाम में सूबे जो हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो यूनिट्स होते हैं वो आज़ाद होते हैं, वो ऑटोनोमस होते हैं, उनके पास खुद मुख्तारी होती है,
ठीक है। तो ये हमें दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब ये है कि असल जो सारी की सारी कहानी हुई, जो एफर्ट की गई, वो सारी खुद मुख्तारी के लिए ही की गई। अब जैसे यहाँ पे एक डिबेट भी मैं करता चलूँ कि जैसे पीपीपी मैंने कहा बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेती है इसका कि भाई हमने जो है वो ये पास किया, और ये कहा जाता है कि सदर साहब उस टाइम पे आसिफ जरदारी जो है वो सदर भी थे, तो इसका मतलब आसिफ जरदारी ने अपनी पावर्स जो है वो कम की। तो एक्चुअली मैं आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक राय देना चाहता हूँ कि जितनी भी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे अब पीपीपी का होल्ड जो है वो सिंध के अंदर है, और नून लीग का जो होल्ड है वो अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको ये सूट करता है वफाकी निज़ाम, ठीक है, यानी कि उनको ये 18वीं तरमीम जो है वो सूट करती है। क्यों? क्योंकि अगर पावर सदर के पास होगी तो फिर सूबों के पास वो इख्तियारात किसी सूरत नहीं हो सकते जो वो रिक्वायर कर रहे हैं। तो अगर पूरे मुल्क में हुकूमत नहीं भी आती, तो अगर सिर्फ एक सूबे में भी हुकूमत आती है तो वो वहाँ पे इंजॉय करेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्रीज होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इटोनमी होगी, वो टैक्स कलेक्शन करेंगे, सब कुछ होगा। तो इसका मतलब जो रीजनल पार्टीज है उनको फ़ायदा है इस बात का कि यार हमें इससे फ़ायदा है, बजाय इसके कि हम सेंटर में हुकूमत ना भी करें तब भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे अभी भी आप देख लें पीपीपी के सिंध के अंदर हुकूमत है और वहाँ पे वो जो है मज़े कर रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रही है उनकी। अब वो एक अलग बात है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो इसके अंदर जो चीज़ें शामिल की गई वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, जो कि 18th अमेंडमेंट के अंदर जो है वो शामिल किए गए या जिसमें डिस्कस किया गया। पहली बात क्या थी कि रिमूवल किया गया जी, जनरल ज़िया-उल हक साहब का जो नाम था कॉन्स्टिट्यूशन से उसको साफ कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। 1985 के अंदर ज़िया-उल हक साहब जब सदर बने थे, ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया था, क्योंकि 1984 में उन्होंने रेफरेंडम करवाया था और कहा था मैं सदर हूं, ठीक है, तो उन्होंने शामिल किया था। तो उसको उन्होंने एक तो रिवर्स कर दिया, यानी कि किसी भी डिक्टेटर का नाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे हो सकता है, इस वजह से क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो डील ही करता है डेमोक्रेसी को, तो डिक्टेटरशिप तो कुछ और चीज़ है, मार्शल लॉ तो कुछ और है। सो इसलिए ज़िया-उल हक साहब का जो नाम है वो ख़त्म कर दिया। दूसरा क्या किया जी, जुडिशरी जो है उसको, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो चेंज की गई और इसको दे दिया गया जुडिशियल कमीशन के अंदर, यानी जो जुडिशियल कमीशन है उसके अंदर मेंबर्स शामिल हैं, चीफ जस्टिस साहब शामिल हैं, तो वो जो है अब वो आला अदलिया जो है उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे, ये चेंज किया गया। थर्ड पे जो रोल है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसको बढ़ाया गया और जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर्स को रिस्टोर किया गया, और एक्चुअल जो हमारे पास जो पार्लियामेंट्री सिस्टम मैंने कहा वो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर है, तो उसको जो है वो बहाल किया गया। फोर्थ पे फेडरल और प्रोविंशियल बैलेंस जो है वो पैदा किया गया। अब ये जो फेडरल और प्रोविंशियल बैलेंस है, एक्चुअली में यही सारी की सारी कहानी है इस 18th अमेंडमेंट के पीछे, कि जब भी हम ये कहते हैं कि सदारती निज़ाम आए, आप देखें जैसे कहा जाता है अगर सदारती निज़ाम आए तो सबसे ज़्यादा उसकी मुखालफत जो है वो रीजनल पार्टीज़ या पीपल्स पार्टी या जो PMLN वगैरह हैं वो रीजनल पार्टीज़ ही करती हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्हें पता है कि यार सदारती निज़ाम में पूरे मुल्क में वोट पड़ेगा, तो उनको तो पूरे मुल्क में वोट बैंक इतना ज़्यादा नहीं, तो फिर उनके लिए चांसेस कम है, तो प्रोविंशियल इटोनमी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है फेडरल सिस्टम जो है उन्हें सूट करता है, और वो ये नहीं कहते कि भाई जो है वो सदारती निज़ाम आए। तो ये जो है ये इस बैलेंस को रिस्टोर किया गया, क्योंकि जब पावर सदर से चली गई, वज़ीर-ए-आज़म के पास आ गई, तो नेचुरली ये रिस्टोर हो गया। नंबर 5 पे KP के जो है ये चेंज नाम किया गया NWFP का, यानी कि जो शुमाली इलाकी सूबा था हमारा NWFP का, इसको चेंज करके KP की खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया, ठीक है। नंबर 6 पे बलूचिस्तान और सिंध जो है इनके नाम के जो स्पेलिंग्स हैं वो सेट किए गए। यहाँ पे बलूचिस्तान का जो U है ये पहले O था और सिंध के साथ H था, तो इसको चेंज करके O को U और H को ख़त्म कर दिया गया, ये ठीक किया गया। नंबर 7 पे प्रोविंशियल इटोनमी, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ कि उसको अबॉलिश कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट को। अब ये ज़रा समझिएगा, देखिए जो एक फेडरल सिस्टम है नॉर्मली उसके अंदर 3 तरह के हमारे पास लॉज होते हैं, ठीक है। एक वो हैं जो वफाकी हैं, जो वफाक इस्लामाबाद से यानी कि कंट्रोल होंगे, पूरे मुल्क के ऊपर लागू होंगे। दूसरे वो हैं जो सूबों के पास हैं, ठीक है जी, सूबे जो हैं उनको अपने कंट्रोल में रखे होंगे। और तीसरे वो है जो सूबे और वफाक दोनों के पास ही होंगे, दोनों मिल के जो है चलाएंगे, कंकरेंट लिस्ट इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये था कि सूबों के पास पावर्स कम थी, क्योंकि जब भी सूबों के अंदर जो कोई चेंजिंग करनी होती, कोई लॉ वगैरह पास करना होता, तो वफाक की मर्जी से होता था। तो इसलिए अब इस 18th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया जी, कंकरेंट जो लिस्ट है जो मिल के जो है वो रन की जा रही थी उसको ख़त्म ही कर दिया कि भाई अब या तो वफाक के जो लॉज हैं वफाक के अंडर हैंडल होंगे, और सूबों के जो लॉज हैं वो सूबे खुद अपने लॉज बनाएं जिसके ऊपर भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी नए नए इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स उनके सूबों में पैदा हो रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से अपने लॉज बनाएं, या वफाक इसमें जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि सूबों के पास ऑटोनॉमी ज़्यादा हो गई लॉ मेकिंग की भी, तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था।
इसके अलावा नंबर 8 पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, जो मैंने आपको कहा कि 58(2) भी रीस्टोर कर दिया और ये पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई। फाटा जो है, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, अब तो वो केपीके का हिस्सा बन चुके हैं, तो उस टाइम पे उनके उनके वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो अलाउ किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज अब वहाँ तक जाके इलेक्शन लड़ सकती हैं, किससे पहले वो नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उनकी सीट्स ही नहीं थी, तो जाहिर बात है फिर वो एक जो है वो सिस्टम फेडरल के थ्रू चलती थी, तो उसको फिर अब अलाउ किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। नंबर 10 पे जो CCI है, यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो वफाक और सूबे जो हैं, इनके बीच में जो एक कॉमन इंटरेस्ट यानी पूरे के पूरे मुल्क के लिए हैं, तो उनका जो चेयरपर्सन है वो वज़ीर-ए-आज़म को बनाया गया, दोबारा से बहाल किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ही चेयरपर्सन हो गए, क्योंकि पूरे मुल्क के चेयरपर्सन वही हैं। और इनको कंपलसरी किया गया कि 90 डेज़ के अंदर एक मीटिंग ज़रूर होगी और जो भी मसले मसाइल होंगे चारों सूबों के, क्योंकि सूबों के आपस में इख्तिलाफात होते हैं, जैसे खासकर पानी के मसले पर आपने देखा सिंध और पंजाब अक्सर लड़ते रहते हैं कि यार मेरा पानी कम मेरा, तो ये ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जो है वो डील होंगे वफाकी निज़ाम के तहत, बजाय इसके कि सूबे आपस में लड़ें। 11 पे प्रेसिडेंशियल पावर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जो ऑर्डिनेंसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था जब 58(2) भी सदर के पास थी, तो अब जो ले ली गई तो उससे बाकी पावर्स भी कम की गई कि वो जो ऑर्डिनेंसेस वगैरह पास करता है, अब वो ऑर्डिनेंस उसे जो है वो असम्बली से अगर वो पास कर भी देता है तो असम्बली से उसे पास करवाना ज़रूरी है 90 डेज़ के अंदर, अदरवाइज़ वो फिर लागू नहीं होगा या लॉ नहीं बन सकेगा, तो ये किया गया। नंबर 12 पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट प्लस अपोजिशन दोनों को यहाँ पे रखा गया, यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है ये दोनों मिल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो पहले ही बता चुका हूं कि वो जुडिशियल कमीशन के अंडर दे दिया गया कि वो जुडिशियल कमीशन जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट करेगी। नंबर 14 जो प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर कि वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, उसको ख़त्म किया गया, खास करके PMLN के लिए, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब थे, ठीक है जी, वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तो तीसरी बार उनके लिए पॉसिबल तब ही था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब इसकी इजाज़त दे, तो ये बैन इससे ख़त्म कर दिया गया। नंबर 15 जो हाई ट्रीजन है, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ेगा या अबॉलिश करेगा, कोई भी तोड़ेगा या उसके अंदर चेंजेस करेगा, ठीक है, खिलाफ आइन जाके, तो उसके खिलाफ क्या होगा जी, उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलेगा आर्टिकल 6 के तहत, जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं आर्टिकल 6, और मुशर्रफ साहब पे भी ये लगाया गया था आर्टिकल 6 और उसके तहत उन्हें सजा भी हुई, जो कि बाद में फिर स्टे ऑर्डर्स पे हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आइन तोड़ेगा, और अदालतों को भी इस चीज़ का पाबंद किया गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती कि अगर कोई भी मार्शल लॉ लगाता है और उनसे जो है वो कोई ले लेता है ऑर्डर वगैरह, तो अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी आइन के तोड़ने के ऊपर अपनी मर्जी से कोई राय नहीं दे सकती। नंबर 16 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसको सेट किया गया, इसकी बुनियाद रखी गई। 17 पे फ्री एजुकेशन जो है वो दी गई, फ्री राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर शामिल था कि 5 से 16 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की होगी। और नंबर 18 पे नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है उसमें जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मजीद जो है पावरफुल किया गया, जो कि 2009 के अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन को वहाँ पास किया गया था, ठीक है। इससे पहले भी जो है जब से पाकिस्तान बना था तो ये प्रॉब्लम ही थी कि भाई कैसे सूबों के बीच में और वफाक के बीच में जो है वो पैसों की तकसीम होगी, तो ये फर्स्ट टाइम 1952 में जो है वो पैसों की तकसीम हुई थी इस कमीशन के तहत। तो इस कमीशन को जो है फिर वो 2010 के अंदर जो है मजीद पावरफुल कर दिया गया सदर के ऑर्डर के थ्रू, तो इसको भी जो है वो रिफ्रेश किया गया कि भाई अब जो सूबों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है वफाक के साथ कि भाई आप हमारे पैसे कम दे रहे हैं, ये है वो है, उसको जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया कि आपस का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स थे जो कि 18th अमेंडमेंट के अंदर शामिल किए गए। तो इसमें जो सबसे की जो आपको दिखाई दे रहा है वो यही है 58(2)B, यानी कि सदर को जो है उससे पावर लेके प्राइम मिनिस्टर को वापस देना, या प्राइम मिनिस्टर को वापस देने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट को वापस देना, कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को वापस करना, या फिर ये कहना कि सूबाई ऑटोनॉमी जो है उसको बहाल करना। और इसीलिए सूबाई ऑटोनॉमी जो पॉलिटिकल पार्टी सूबाई हैं, ठीक है, जो सूबे के ऊपर पॉलिटिक्स करती हैं, तो उनको इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा है और काफ़ी ज़्यादा इसे इंजॉय करते हैं और किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चली जाए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा तो फिर ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी जो है वो फिर नहीं होगा, फिर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। तो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है। इसके ऊपर अगर हम एट द एंड बात करें तो सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज खुश नहीं, सारी से मुराद ये है 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज
पार्टीज़ पाकिस्तान में आपको पता है पावरफुल रही हैं, और 2010 के अंदर भी। तो उस टाइम पे नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने इसे वेलकम किया, सूबों के अंदर भी लोगों ने इसे वेलकम किया कि बाद भाई अब जितने भी बाकी इदारे हैं, देखिए अब जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो सारे की सारी सूबों के पास चलेगी ना, क्योंकि सूबों की खुद मुख्तारी ज़्यादा हो गई। तो जो वफाक जो था, वफाक का अगर वो डिफेंस को देख रहा है, टेली कम्युनिकेशन वगैरह के इदारों को देख रहा है, यानी 3 से 4 इदारे जो हैं वो वफाक के पास हैं, बाकी सारे के सारे इदारे वो सूबों को दे दिए गए। ठीक है, कि सूबे जो है अपनी मर्जी से उनको रन करें, अपनी मर्जी से चलाएं, क्योंकि असल में वफाक तो किसी के ऊपर रूल नहीं कर रहा, वफाक तो एक सिस्टम को कंट्रोल किए हुए है, सूबे ही जो है वो आवाम को कंट्रोल कर रहे हैं। वफाक का होल्ड तो सिर्फ अगर बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब उस कंट्रोल को भी कम करना था। तो अब मतलब यही है कि सूबे जो हैं वो इस 18वीं तरमीम के तहत आज़ाद हो गए हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो आज़ादी है और ऑटोनॉमी है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन आपका मौजूद है।